नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं आपको डेयर टू स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल एजुकेशन बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो अगर आपको पढ़ना है, compete करना है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बस इतना ही फ़र्क होता है कि हार्ड वर्क में सब कुछ पढ़ना पड़ता है और स्मार्ट वर्क में जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। हम लोग तो स्मार्ट ही है दोस्तों, तो स्मार्ट वर्क ही करेंगे। आज हम देखेंगे 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वार एरा और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स बिगिन दोस्तों। सो गाइस, इस पूरे चैप्टर को हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस में कैटेगराइज किया है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होता है ये जानने से पहले कोल्ड वॉर से पहले क्या हुआ था ये जानेंगे दोस्तों। गाइस, आप सभी जानते हैं कि 19th सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वॉर हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था वो 1914 से लेकर 1918 तक का है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1939 से लेकर 1945 तक का। यूएसए के न्यूक्लियर अटैक के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और उसी समय में 2 ही सुपर पावर एग्जिस्ट करते थे और इन दोनों के बीच में जो भी टेंशन और कन्फ्रंटेशन का माहौल था दोस्तों, उसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। सही डेफिनेशन में कहा जाए तो पहला पॉइंट देखिए, कोल्ड वॉर इज अ टेंशन एंड कन्फ्रंटेशन बिटवीन 2 सुपर पावर्स दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। दोस्तों, इसका मतलब है जो भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो भी टेंशन और कन्फ्रंटेशन का माहौल था उसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए दोस्तों, दिस एरा स्टार्टेड इन 1945 एंड कंटिन्यूड नियर बाय 45 ईयर्स एंड एंडेड इन 1991। ये एरा जो है इसे हम कोल्ड वॉर एरा कहते हैं। ये एरा 1945 में स्टार्ट हुआ था, 45 ईयर्स कंटिन्यू हुआ, यानी सबसे लंबा चलने वाला वॉर है और एंड हुआ 1991 में। दोस्तों, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप समझ जाएंगे तो आप कोल्ड वॉर को समझ जाएंगे। देयर इज नो रोल फॉर डायरेक्ट एक्शन एंड बैटल इन द लैंड ऑफ एनिमी। दोस्तों, यूएसए और यूएसएसआर ने एक दूसरे के लैंड में, यानी यूएसए ने यूएसएसआर के ऊपर या यूएसएसआर ने यूएसए के ऊपर डायरेक्ट एक्शन या डायरेक्ट फाइट उन्हीं के लैंड में नहीं किया दोस्तों। जो भी हुआ थर्ड पार्टी के लैंड में हुआ। और दोस्तों, फोर्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोल्ड वॉर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गोल्डन पीरियड आफ्टर वर्ल्ड वार्स बिकॉज कंपैरेटिवली डिस्ट्रैक्शन आर वेरी लो। दोस्तों, वर्ल्ड वार 1 और 2 के कंपैरिजन में जो कोल्ड वॉर का डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ही कम था दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन तो नहीं था और कोई भी कंट्रीज एक दूसरे से डायरेक्टली लड़ नहीं रहे थे। दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। गाइस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ने से पहले हम उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। आप जो मैप देख रहे हैं ना, ज़रा ध्यान से देखिए, उसमें जो रेड कलर्ड एरिया है वो क्यूबा है। दोस्तों, क्यूबा से कुछ ही माइल्स दूरी में यूएसए है। तो अब देखते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था। फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्यूबा इज अ स्मॉल आइलैंड नेशन नियर यूएसए विच आइडियोलॉजिकली फिडेल कैस्ट्रो लेड कम्युनिस्ट कंट्री। दोस्तों, क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। आइलैंड मतलब आप समझते हैं ना, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक नेशन जो यूएसए के बहुत ही पास था और जिसका आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट था और उसे फिडेल कैस्ट्रो रूल करते थे। दोस्तों, सेकंड पॉइंट देखिए, क्यूबा इज एली ऑफ यूएसएसआर एंड रिसीव्ड बोथ फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक एड फ्रॉम सोवियत यूनियन। क्यूबा एक एली था यूएसएसआर का और वो फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक एड सोवियत यूनियन से लेता था। और दोस्तों, थर्ड पॉइंट में, इन 1961 लीडर ऑफ यूएसएसआर निकिता क्रूशेव वरीड दैट यूएसए विल इन्वेड एंड ओवरथ्रो फिडेल कैस्ट्रो, सो he decided to convert Cuba as a Russian base। 1961 में यूएसएसआर के जो लीडर थे निकिता क्रूशेव, वो बहुत चिंतित थे कि यूएसए इन्वेड करेगा क्यूबा को और फिडेल कैस्ट्रो को ओवरथ्रो कर देगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रशियन बेस बना देंगे क्यूबा को। फोर्थ पॉइंट देखिए दोस्तों, निकिता क्रूशेव इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर वेपन इन क्यूबा 1962 एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यूएसए वॉज अंडर फायर फ्रॉम क्लोज रेंज। दोस्तों, निकिता क्रूशेव ने 1962 में न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल कर दिया क्यूबा में और पहली बार यूएसए अंडर फायर था बहुत क्लोज रेंज में। अगला पॉइंट देखिए, एज द अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अवेयर ऑफ, ही ऑर्डर्ड ऑल अमेरिकन वॉरशिप टू इंटरसेप्ट एंड सोवियत शिप लीडिंग टू क्यूबा एज अ वार्निंग टू यूएसएसआर। दोस्तों, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय के जो जॉन एफ कैनेडी थे वो इसके बारे में अवेयर थे
और उन्होंने सारे अमेरिकन वॉरशिप को ऑर्डर दिया कि वो जो भी सोवियत यूनियन शिप लीड करे क्यूबा के तरफ उसे रोके यानी इंटरसेप्ट करे। तो ये बहुत बड़ा वार्निंग था कि हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, ये कहना चाहता था यूएसए। और दोस्तों ये क्लैश बहुत ही इमिनेंट था, उसी को मैंने लास्ट पॉइंट में समझाने की कोशिश किया है। दिस क्लैश सीम्ड इमिनेंट एंड नोन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये इमिनेंट क्लैश था दोस्तों और इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ न्यूक्लियर वॉर स्टार्टेड both the sides will be badly harmed, that it will be impossible to declare one side or the other as the winner। दोस्तों अगर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गया और दोनों राइवल पावर्स लड़ने लगे तो उनके बीच में इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन यानी इतने बैडली हार्म्ड हो जाएंगे कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन विनर है और कौन लूजर। सेकेंड पॉइंट देखिए, both the sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can be afford to initiate war। दोस्तों अगर दोनों साइड एक दूसरे को हमले करते रहे, पहला हमला उनके तरफ से, जवाब का हमला इनके तरफ से, तो उसे हम रिटेलिएट कहते हैं। समझिए रिटेलिएट का मतलब। तो अगर दोनों अटैक करते ही रह गए तो इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते अगला वॉर कब इनिशिएट होगा, यानी ह्यूमन लाइफ ही नहीं बचेगा। मे भी हो सकता है ऐसे। थर्ड पॉइंट देखिए, इफ वन ऑफ देम tries to attack and disable the nuclear weapon of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapon to inflict acceptable destruction। This is called the logic of deterrence। दोस्तों थर्ड पॉइंट समझिए, ये एक तरफ से डेफिनेशन है लॉजिक ऑफ डिटरेंस का। तो अगर एक पार्टी ट्राई करता है, अटैक करता है दूसरे पार्टी के ऊपर और उसका न्यूक्लियर वेपन तबाह कर देता है, फिर भी दूसरे पार्टी के पास इतना एक्सेप्टेबल न्यूक्लियर वेपन होगा कि वो एक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन दे सके, इसी को हम लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स के बारे में। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। तो पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, द टू सुपर पावर वेर बीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों ये जो दो सुपर पावर थे यूएसए और यूएसएसआर, ये एक्सपैंड कर रहे थे अपना स्पीयर यानी अपना स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, हर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, हर दूसरे कंट्री के साथ ये एक्सपैंड करना चाहते थे अपना इन्फ्लुएंस। दूसरा पॉइंट देखिए, इन अ वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन टू अलायंस सिस्टम, अ स्टेट वॉज सपोज टू रिमाइन टाइट टू प्रोटेक्ट हिज सुपर पावर, टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर सुपर पावर एंड इट्स एलीज। दोस्तों इसमें क्लियरली ये बताया गया कि पूरा वर्ल्ड दो सुपर पावर में डिवाइड हो रहा था, एक अलायंस सिस्टम बन रहा था, दो सुपर पावर्स का अलायंस सिस्टम बन रहा था। उसमें हर एक स्टेट या कंट्री इस कंपल्शन में था कि वो किसी ना किसी अलायंस में एक प्रोटेक्टिव लेयर ले ले, वो टाइड रहे किसी ना किसी अलायंस के साथ, ताकि दूसरे सुपर पावर का इन्फ्लुएंस लिमिट कर सके, दूसरे सुपर पावर का इन्फ्लुएंस अपने स्टेट के ऊपर लिमिट कर सके। तीसरा पॉइंट है the smaller states in the alliance used to link the superpower for their own purposes। जो smaller states थे दोस्तों, smaller countries थे, वो जो alliance को यूज करते थे अपने purposes के लिए, अपने own purposes के लिए। और फोर्थ पॉइंट देखिए, they got the promise of protection, weapon and economic aid against their local rivals, mostly regional neighbors with whom they had rivalries। दोस्तों जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है और हम दोनों के बीच में रेवेलर्स है, ऐसे ही दूसरे कंट्रीज भी थे वर्ल्ड में, उनके बीच में रेवेलर्स होंगे। उन रेवेलर्स से लड़ने के लिए जो प्रोटेक्शन है, वेपन है और इकोनॉमिक एड है, वो अपने अलायंस से लेते थे छोटे कंट्रीज। जो थर्ड पॉइंट में है वही फोर्थ पॉइंट में, लेकिन थोड़ा क्लियरली है। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, द अलायंस सिस्टम लेड बाय द टू सुपर पावर देयरफॉर थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंपसेस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलायंस सिस्टम था जो लेड बाय यूएसए और यूएसएसआर यानी दो सुपर पावर था, वो पूरे वर्ल्ड को दो कैंपस में बांट रहा था, पूरे वर्ल्ड को। और ये जो डिवीजन था ये पहले शुरू हुआ यूरोप में। ये है हमारा लास्ट पॉइंट, दिस डिवीजन फर्स्ट हैपन इन यूरोप। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। अब वेस्टर्न अलायंस का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं,
मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन वेस्टर्न यूरोप जॉइंड विथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड नोन एज वेस्टर्न लैंड्स। यानी दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था यूरोप में पहले बंटवारा शुरू हुआ वेस्ट और ईस्ट साइड का। तो जो वेस्ट साइड में जो कंट्रीज थे यूरोप में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को ज्वाइन किया और वो वेस्टर्न अलायंस के नाम से जाने गए। और ईस्टर्न अलायंस का फर्स्ट पॉइंट देखिए, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप जॉइंड विद सोवियत यूनियन एंड नोन एज ईस्टर्न अलायंस। यानी दोस्तों जो बाकी बचे कंट्री थे ईस्टर्न यूरोप में उन्होंने सोवियत यूनियन ज्वाइन कर लिया और वो ईस्टर्न अलायंस के नाम से जाने गए। अब दोस्तों सेकेंड पॉइंट देखते हैं वेस्टर्न अलायंस का। इन अप्रैल 1949 वेस्टर्न यूनियन फॉर्मलाइज्ड इनटू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो विच इंक्लूडेड 12 स्टेट्स। यानी दोस्तों इसका मतलब है अप्रैल 1949 में वेस्टर्न अलायंस यानी वेस्टर्न यूनियन, उसका दूसरा नाम वेस्टर्न यूनियन भी हम कह सकते हैं, उन्होंने फॉर्मलाइज होकर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। उसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और उसमें 12 स्टेट्स यानी 12 कंट्रीज थे। और ईस्टर्न अलायंस का सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इन 1955 ईस्टर्न अलायंस डिसाइडेड टू फॉर्म द वॉर्सो पैक्ट। 1955 में ईस्टर्न अलायंस मिलके डिसाइड किया कि वो वॉर्सो पैक्ट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट वेस्टर्न अलायंस का। इट इज डिक्लेयर्ड दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज ऑफ नाटो विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल। यानी दोस्तों नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन था और उसमें जितने भी कंट्रीज थे उनमें से एक भी कंट्री के ऊपर हमला पूरे नाटो के ऊपर हमला समझा जाएगा। यानी वन कंट्री अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल। एक कंट्री के ऊपर हमला सबके ऊपर हमला करके समझा जाएगा। अब देखते हैं ईस्टर्न अलायंस का थर्ड पॉइंट। प्रिंसिपल फंक्शन इज टू काउंटर नाटो फोर्सेस इन यूरोप। यानी जो वॉर्सो पैक्ट था उसका प्रिंसिपल फंक्शन था नाटो फोर्सेस को यूरोप में काउंटर करना है। यानी नाटो तो अगेंस्ट था इनके, तो उनको काउंटर करने के लिए इन्हें भी एक फोर्स चाहिए था, वो फोर्स था वॉर्सो पैक्ट। और अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट ऑफ वेस्टर्न अलायंस। द आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न अलायंस इज लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म। यानी वेस्टर्न अलायंस का एक आइडियोलॉजी था, वो था लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म। लिबरलिज्म मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम को माना जाता है और कैपिटलिज्म मतलब जो ये इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमिक सिस्टम है। अब हम देखते हैं ईस्टर्न अलायंस का फोर्थ पॉइंट। द आइडियोलॉजी ऑफ ईस्टर्न अलायंस इज कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। जो ईस्टर्न अलायंस का आइडियोलॉजी था वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट बेस्ड, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट बेस्ड, यानी ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरा थिंग ये कम्युनिज्म फॉलो करता है, कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वर द स्मॉलर स्टेट हेल्पफुल फॉर सुपर पावर्स। पहला पॉइंट, वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स आर अवेलेबल। यानी दोस्तों जो सुपर पावर्स हैं उनके लिए वाइटल रिसोर्सेज यानी ऑयल और मिनरल्स स्मॉल स्टेट्स प्रोवाइड करते थे। और सेकेंड पॉइंट देखिए, टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन एंड ट्रूप्स। जैसे कि क्यूबा, इन्हें एक ऐसा लैंड मास मिल जाता था सुपर पावर्स को जहां से वो अपना मिसाइल लॉन्च कर सकें। फॉर एग्जाम्पल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में यही हुआ था। थर्ड पॉइंट, लोकेशन फ्रॉम वेयर सुपर पावर कुड स्पाई ऑन ईच अदर। देखिए दोस्तों जब ये कोल्ड वॉर हो रहा था तो हर कंट्री एक दूसरे कंट्री के ऊपर नजर रखती थी, तो ऐसा लोकेशन उन्हें प्रोवाइड हो जाता है जहां से वो दूसरे कंट्री के ऊपर नजर रखते हैं, यानी उन्हें उनकी जासूसी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय स्मॉल अलाइज टुगेदर कुड हेल्प टू पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। दोस्तों जो इकोनॉमिक सपोर्ट छोटे छोटे कंट्रियों से प्रोवाइड होता है उसे सारे एकजुट करके उसे मिला के मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए वो खर्चा कर सकते थे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ा है वो सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी की जो भी क्वेश्चन है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।